तो वहीं 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आने वाला है। आपको बता दें कि देश और प्रदेशवासियों को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और साथ ही देश कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सभागार में बजट पूर्व परिचर्चा का आयोजन किया गया। एनके जैन की अध्यक्षता में हुई इस परिचर्चा में उद्योग और व्यापार से संबंधित अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधि शामिल हुए। इन सभी ने संभावित बजट प्रावधानों पर अपने अपने विचार रखे। हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने इन सभी से जाना कि आखिर राजस्थान को क्या चाहिए इस बार के बजट से। तो यहाँ राजस्थान एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के सभागार में अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए उद्योग और व्यापार के जो प्रतिनिधि मौजूद हैं और यहाँ बजट के ऊपर परिचर्चा हो रही है कि इस बार जो वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं कैसा बजट होना चाहिए, किस तरह के प्रावधान होने चाहिए इस बार बजट में, तो बात करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत एनके जैन जो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। जैन साहब, कैसा होना चाहिए बजट इस बार? देखिए, जो भी बजट आना चाहिए वो अगर आर्थिक प्रगति को देखते हुए बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा छूट एमएसएमई को मिलनी चाहिए। और उसमें मेरा निवेदन केंद्र सरकार से ये है, माननीय वित्त मंत्री जी से, कि 1 नेशन 1 पावर टैरिफ अभियान को आगे बढ़ाया जाए। और जो 6 करोड़ उद्योग हैं पूरे हिंदुस्तान में, एमएसएमई हैं जो, उनके लिए पावर टैरिफ को फिक्स कर देना चाहिए कि 5 रुपये प्रति यूनिट से आपको बिजली मिलेगी। कोई भी हिडन चार्ज उस पर नहीं होना चाहिए। जिस तरह 1 नेशन 1 टैक्स के तरह से जीएसटी को लागू किया गया था, उसी तरह 1 नेशन 1 पावर टैरिफ के हिसाब से इसको लागू करना चाहिए। के लिए कि महिलाएं आगे आएं और अपने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। हम लोगों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, चाहिए जहाँ पे कि हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, हमको ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, हमारे को एनओसीज फटाफट मिले और हम अपना उद्योग धंधा छोटा बड़ा जो भी लगाना चाहें वो लगाएं। इससे आप देखिए तो हम लोग ऐड कर पाएंगे 1। एंड सेकेंड थिंग, अगर हमारी कुछ इनकम होती है, वी शुड गेट 1 सब्सिडी। एंड सेकेंड थिंग इज कि हमें इनकम टैक्स में भी महिलाओं की थोड़ी सी रेंज बढ़ा के दें ताकि हम लोगों को उससे एनकरेजमेंट मिलेगी, हम लोग कमाएं। होना क्या चाहिए, मैं महसूस करता हूँ कि सरकार के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस का इश्यू में उठाना चाहूँगा। अब तक जितनी बातें सरकार ने करी है 2 बजट में, 3 बजट में, उन सब का अकाउंट हो कि हमने ये वादा किया था, ये हम निभा पाए या न निभा पाए ना। दूसरा, जितनी भी सरकार की योजना है, नरेगा, महानरेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उज्ज्वला, उस पर एक सोशल ऑडिट के जरिए ये मालूम चले कि आखिर करदाता का पैसा गया कहाँ है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो डिजिटल डिविडेंड है उसका एडवांटेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस के अंदर आना चाहिए। सरकार को चाहिए कि एमएसएमई डेडिकेटेड सेंटर्स बनाएं जो कि आसानी से बड़े कम पैसे में इनको सुविधा दे सके एमएसएमई। एक तो यह है। दूसरा है कि नरेगा का जो मिसयूज हो रहा है पॉलिटिकली, नरेगा का, और इससे क्या होता है, इनर्ट मैन पावर डेवलप हो रही है बेसिकली, तो उसको इंडस्ट्रीज से लिंक करना चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज उनको यूज करें और उनको राहत मिलेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम होगा और लेबर प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और नरेगा का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा फंड्स का। कि पावर टैरिफ एक होना चाहिए। तो मैं पेट्रोल की और डीजल की भी टैरिफ की एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि एडजॉइनिंग स्टेट में, मतलब यानी 10 किलोमीटर के में 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो उस स्टेट को जो एक्चुअल रेवेन्यू मिलनी चाहिए उसका दूसरों को बेनिफिट मिलता है। तो जैसे जीएसटी में फायदा हो गया, ऐसे इसमें होना चाहिए। देखिए, जो समय चल रहा है और जो आने वाला समय है वो एनर्जी सेक्टर है, और रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 2 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम बढ़ावा देंगे तो उससे हमारा एम्प्लॉयबिलिटी भी इशू भी सधेगा और हम जो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की जो टारगेट हैं उनको भी पूरा कर पाएंगे। साथ ही हम बहुत सस्ती बिजली भी दे पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जो पीएलआई स्कीम जो लागू की गई है, अभी उसमें जो बड़े उद्योगपति हैं वो ही उसका अवेल कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है कि इसका फ़ायदा एमएसएमई सेक्टर को कैसे मिले। इसके साथ साथ जो स्टोरेज है, जो बहुत बड़ा कारण बनेगा आगे आने वाले समय में, और स्टोरेज से रिलेटेड जो लिथियम आयन बैटरी की फैक्ट्री है, अगर कोई लगाना चाहता है तो उसे 10 ईयर्स 11 ईयर्स टैक्स हॉलीडे दी जानी चाहिए, उसे लैंड फ्री दी जानी चाहिए। तो ये जो सुविधाएं आज अगर हम कर लेंगे, और चूंकि अभी इलेक्शन 2 साल दूर हैं, मेन इलेक्शन,
तो आज से अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि 2 साल में उसका कुछ देखने को भी मिले और इसमें चुनाव में भी फायदा हो सकता है इसका। तो इस बजट में सरकार को एक सशक्त घोषणा करनी चाहिए कि हम इन सब सुधारों को कब तक लागू कर देंगे जिससे एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉइज को, सभी को इसमें फायदा मिले। दूसरा, जहां मेडिकल का सवाल है, मेरा एक सजेशन है कि LIC और उसमें मेडिकल क्लेम पॉलिसी में जो GST 18% लगती है वो हटानी चाहिए, क्योंकि एक 60 साल के बाद में आदमी की इनकम कम हो जाती है और मेडिकल का भार उस पर ज्यादा पड़ जाता है, तो इसे GST से इसको निजात देनी चाहिए। फोकस एरिया बजट में ये भी होना चाहिए कि लोकल संसाधन जो है उस पर जोर देना चाहिए सरकार को, और लोकल जो युवाओं के लिए जो रोजगार के संसाधन है उस पर भी फोकस करना चाहिए, जिससे कि माइग्रेशन रुके। अभी जो पेंडेमिक जो सीन में देखा गया काफ़ी माइग्रेट लेबर के साथ प्रॉब्लम हुए, सरकार की भी किरकिरी हुई है, तो उसको देखते हुए बहुत सारे चेक एंड बैलेंस सिस्टम को डेवलप करना होगा। केंद्र सरकार अपने बजट को प्रभावी बनाने के लिए सुपर रिच टैक्स की घोषणा करे जो 0.25% हो। अभी 142 व्यक्ति है हिंदुस्तान में आइडेंटिफाई हुए हैं जो सुपर रिच है, और वो उनके पास इतनी कैपिटल है, 57 लाख करोड़ रुपए का उनके पास है कैपिटल है, जबकि हिंदुस्तान का बजट ही 30 लाख करोड़ का होता है। तो जो है, अगर वो 0.25% जो टैक्स वसूल करेगी, उसको वो जो टैक्स को चिकित्सा में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में खर्च करे, लोगों को पास में पैसा बचेगा, लोग बाग अपने जो है बेहतर लाइफ कर सकेंगे। इन सुझावों का उन बजट के प्रावधानों में कितना ये बजट में समाहित हो पाते हैं और सरकार इन पर कितना ध्यान दे पाती है। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ BK शर्मा, A1 TV, जयपुर।